सीधा टल्ली साहब की टल्ली जो है बड़े अच्छे अंदाज से खड़काई जा सकती है। मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ हरम में क्या करेंगे। प्रेसिडेंट PMLN पंजाब मेरे ऊपर बेपनाह प्रेशर है। 100-200 बंदों को इकट्ठा करना, मुखालफीन के खिलाफ गाली गलोच करने के लिए भेजना, ये किसी के लिए मुश्किल नहीं है। शरीफों की करप्शन है, मैं व्हाइट पेपर कौम के सामने रखूंगा। आवाम से हम अपील करेंगे, रद्द अमल जो है एहतियात होनी चाहिए। PTI का तो कोई भी वर्कर इसमें शामिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शौकत पराचा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस मकाम पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे अहम तरीन मकाम है, लेकिन वहाँ पर भी हमारी शरपसंदी या खुदनुमाई की वजह से पूरा पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में जग हंसाई का मरकज़ बना हुआ है। नूर आलम ख़ान का वाक़या हुआ था मैरियट में, शरीफ लोग वहाँ पर आते हैं, लेकिन समाज वहाँ भी एक्सपोज हुआ और वो भी तमाशा बन गया। दूसरी तरफ पंजाब के नए मुंतखब वज़ीर आला हमज़ा शहबाज का हल्फ बताते खुद एक मजाक बना हुआ है, और मजाक से बढ़कर ये अदालतों के अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही है, और ये मामला सदर, गवर्नर और स्पीकर पंजाब असम्बली के दरमियान एक फ़ुटबॉल सा बना हुआ है। ऊपर से जनाब इमरान ख़ान कहते हैं कि मैं, पहले वो कहते थे 20 लाख इंसानों को इस्लामाबाद ले आऊँगा, आज मुल्तान में जाकर उन्होंने ऐलान किया कि नहीं 30 लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे। यानी मुल्क जो पहले तकसीम दर तकसीम है और जो मसाइल का अंबार बना हुआ है, अब इस तरह के वाक़यात इस मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं। हम प्योरली पॉलिटिकल बात करेंगे, और आज हमारे रूबरू हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, सीनियर पॉलिटिशियन चौधरी कमरुज़्ज़मान कारा साहब। बहुत शुक्रिया, आपको हमने मुबारक वैसे भी दी थी, और यहाँ आप इस कैपेसिटी में आए हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँ आँखों में इंसान के शुक्र के आंसू आने चाहिए, जहाँ लबों पर दुआ होनी चाहिए, वहाँ मस्जिद नबवी में कल नफ़रत उगली गई। ये सियासत इतनी अगली हो गई है। प्रजा साहब, एक तो ये है कि जो बीज अब बोते हैं उसके समरात तो हर जगह निकलते हैं, पाकिस्तान में या दुनिया में जहाँ भी जो ग्रोइंग समाज हैं, हमारे यहाँ मुख्तलिफ माशरों के टॉलरेंस लेवल मुख्तलिफ रहते हैं। हमारे यहाँ भी डिवाइड के दोनों अतराफ़, ये तीनों अतराफ़ जो लोग मौजूद होते हैं, एक दूसरे के बारे में तल्ख़ रवैये इख्तियार करते रहते हैं। लेकिन ख़ान साहब के आने से पहले वो तलख़ी कुछ हदूद के अंदर थी, अब वो तलख़ी हदूद से बियॉन्ड चली गई है। जब आप अपने मुखालिफ को अपना मुखालिफ नहीं बल्कि मुल्क का दुश्मन कहें, और अपने मुखालिफ को आप मुल्क का दुश्मन साबित करने के लिए तमाम तर कोशिशें करें, और ये तासर दें कि सिर्फ़ मैं ईमानदार हूँ, सिर्फ़ मैं बाकिरदार हूँ, सिर्फ़ मैं इल्म वाला हूँ, सिर्फ़ मैं फ़लाँ चीज़ को ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, यानी एक फ़र्द है जिसके गिर्द सारा समाज घूमना है, और वो फ़र्द अपने आप को फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि एक सोच का गमाज बना ले, तो फिर इसके समरात तो बहरहाल होते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर अगर आइन की वायलेशन खुली की गई, गालियाँ खुली दी गई, 4 साल तक जिस किस्म की पॉलिटिक्स, या उससे पहले भी खान साहब ने शुरू की, सियासत के अंदर नए नए रुझानात, नए नए बयानिए उन्होंने या अलामतें उन्होंने इस्तेमाल की। मसलन उन्होंने सबसे पहले नाम इस्तेमाल की सुनामी। मैं सुनामी लगा था, हम उस वक्त भी कहते थे सुनामी तबाही का बायस है, लेकिन वो अपनी सियासत के अंदर भी वो तबाही का बायस लेके आना चाहते थे। इसी तरह उन्होंने यू टर्न को बड़ी खासियत करार दिया। तो जो जिस शख्स का माइंडसेट ये है, फिर उनकी जमात के अंदर कई लोग जिनसे बातें हुई, उन्होंने कहा जी क्या करें। हमने कहा कि आप अच्छे भले लोग थे, क्या ये गाली गलौज के कल्चर में चले गए हैं। तो इख्तलाफ आराम से भी हो सकता है, अच्छे अल्फाज में भी हो सकता है, लेकिन आखिर क्या वजह है? मैं उस पर बयान कर वजह क्या, मैं देखे ना चौर साहब कि मस्जिद नबवी जो वहाँ खड़े हैं, किस्मत वाले वहाँ जाते हैं, वहाँ पे खड़े होकर आपको कोई भी नज़र आए, आपका जितना भी आप उसके मुखालिफ हों, लेकिन वो जैसे बुगटी साहब के बाल खींचे गए, या जिस तरह से मरियम औरंगज़ेब साहबा एक खातून हैं, उन पर आवाज़ें कसी गईं, ये जिस जगह का एहतराम करना चाहिए वो सब एहतराम, इतनी नफ़रत है क्या अंदर?
अच्छा सब तो एहतराम तो मुझे सिखाया जाएगा, मैं आपका एहतराम करूंगा तो आपसे बड़ों का भी करूंगा, आपसे छोटों का भी करूंगा। मुझे जगह का एहतराम तो तब होगा जब मैं अफराद का एहतराम करना शुरू करूंगा, नज़रियों का एहतराम करना शुरू करूंगा, मज़हब का एहतराम करना शुरू करूंगा। अगर कोई लीडर समाज के रवैयों को भी तकसीम करे, नफ़रत को अपना हथियार बनाए और उस हथियार की बुनियाद पर अपने मुखालिफ को मुल्क दुश्मन और काबिल गर्दन ज़दनी करार दे दे, वो मज़हब का इस्तेमाल भी ऐसा करे जिसका कोई तल्लुक़ हकीकत से ना हो, वो अलामतों के तौर पे उसको इस्तेमाल करे, वो फिर चंद उलमा को बुला के उनसे वो अजीब व गरीब कैफियतों में दुआएं मंगवाए और कहे कि मैं बड़ा नेक हो गया हूँ, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, ये तासर उसके फॉलोअर्स को पता है झूठ है। लिहाजा उनका वहाँ जाके जो रवैया है वो उनके अंदर की सोचों और नफ़रत का गमाज है। जो कुछ वहाँ हुआ, पराचा साहब ये मदीने की रियासत का नाम लेके मदीने की तौहीन करने वाले, इनको चाहिए खुदा के वास्ते वो मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मदीने वाले के मज़ार का, उनके दरबार का, उनकी मस्जिद का, उनके रोज़ा मुबारक का, उसका तो एहतराम करना सीख लें। लेकिन वो कहते हैं, आज फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हमारा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक आम पाकिस्तानी है कि पूरी दुनिया में इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एक नफ़रत आई हुई है वो अपनी नफ़रत का इजहार कर रहे थे। वो कहते हैं पता नहीं कौन है, हमें नहीं इल्म वो कौन। राजा साहब इनके पहले ट्वीट देख लें फौरी तौर पे, ये फवाद साहब या इनके बाकी बहुत सारे लोग पीटीआई के जो ज़िम्मेदारान गिने जाते हैं, इन्होंने बाकायदा उस पर खुशी का इजहार किया। इनके चेहरों पे अल्फाज मुंह से भले जो भी निकल रहे थे, इनके चेहरों से उस पर खुशी थी कि जी जो कुछ हुआ ये इनके किए धरे के ऊपर है। एक वाक़या कल कोसार मार्केट में भी रात को हुआ, कासिम सूरी वाला, हमने उसको कंडेम किया है। कासिम सूरी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए, मैं इस बात का हामी हूँ, क्योंकि उसने आइन वायलेट किया है। लेकिन कासिम सूरी साहब के साथ जो कुछ रात को सलूक हुआ उसको मैं कंडेम करता हूँ। ये बिल्कुल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। आज हमारे ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर प्राचा साहब ये है कि आपको गालियाँ पड़ती हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, आप उसके जवाब में उस तरह क्यों नहीं करते? क्या हम वो काम नहीं कर सकते? हमारे लोग नहीं कर सकते? हमें प्रॉब्लम यह है कि हम एक काम को गलत कह रहे हैं, अब गलत काम के जवाब में एक और गलती जैसे आज तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 150, 150, 200, 300 बंदे इकट्ठे करना किसका काम मुश्किल है? नहीं, लेकिन आखिर क्या वजह है चौधरी साहब, इस मुल्क में अब डू एंड डाई, अब नहीं तो कभी नहीं, ये कैफियत क्यों आई हुई है? राजा साहब एक तरीका आखिरी मार्के के तौर पर क्यों लिया जा रहा है? एक तो वजह यह है कि एक है, अगर आप डेमोक्रेसी पे बिलीवर हैं तो एक फ़र्क समझिए बुनियादी तौर पे। डेमोक्रेसी के अगर बिलीवर है तो डेमोक्रेसी आपको बर्दाश्त सिखाती है, आपको दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना सिखाती है, आपको अपनी हदूद के अंदर रह के काम करना सिखाती है। और डेमोक्रेसी तकसीम नफ़रत नहीं सिखाती, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सिखाती है। इसके साथ ही एक दूसरा अमल है, वो फाशिज़म है। वो भी इलेक्टोरल प्रोसेस के ज़रिए आता है, वो भी ताकत के ज़रिए नहीं आता, वो भी हुकूमतों को गिरा के नहीं आते, बल्कि इलेक्शन। लेकिन वो भी कहते हैं कि इसी जमहूरी रवायात की खिलाफ वर्जी करते हुए हमारे बंदे तोड़े गए पंजाब। मैं उस पर बात करता हूँ, मैं उस पर, वो अलग सवाल करते हैं बात, पहले ये ख़त्म कर लूँ। फाशिज़म में क्या है? फाशिज़म में आज जो इदारा आपके रास्ते में आए आप उस पर चढ़ दौड़ो, रोंद डालो। वो देखिए वो सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुए, आज कहते हैं बड़ा गलत हो गया, मुझे एडवाइस गलत आ गई थी। अगर काजी फायद ईसा साहब वाला काम हो गया होता इनका तो आज कहाँ खड़े होते? आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर चढ़ाई है, किस बात पे? क्या कसूर कर दिया इलेक्शन कमीशन ने? एक सिर्फ बात कही जा रही है, एक तो इनके खिलाफ कोई फैसला नहीं आया ना, एक बात कही जा रही है, इलेक्शन कमीशन के पास इनके अगर इस्तीफ़े गए हैं, अभी गए नहीं हैं, जो उन्होंने रेफरेंस भेजा हुआ है कुछ लोगों की, कुछ मेंबरान की जो डिस्क्वालिफिकेशन का, तो उसका क्या उनको नोटिस नहीं देना? यानी ये तस्वर कि हमने कह दिया तो करते क्यों नहीं हो? इलेक्शन कमीशन का दूसरा कसूर क्या है कि जी फॉरेन फंडिंग केस लेके हमारा बैठे हुए 7.5 साल 8 साल हो गए हैं, आप उस केस को लटकाते चले गए हैं। और प्राचा साहब आज ये बात समझनी चाहिए हमें, इल्ज़ाम क्या है? इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम है कि हमसे तो पूछते हो फॉरेन फंडिंग का, पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम लीग से नहीं पूछते। हमारे खिलाफ केस क्या? मुतालबा गलत है क्या? बिल्कुल गलत है। क्यों? इसलिए गलत है, इसलिए गलत है। कौन गया है इलेक्शन कमीशन में? अकबर एस बाबर। अकबर कौन है? वो पीपल्स पार्टी के हैं? नहीं, वो इनके फाउंडर। हर जमात, अब ये समझिए क्यों ज़रूरी है, बड़ा अहम सवाल है ये। हर जमात हर साल अपनी इलेक्शन रिटर्न या अपने एक्सपेंडिचर रिटर्न इलेक्शन कमीशन में फाइल करती है। उस पर अगर ऑब्जेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन कमीशन आपसे ऑब्जेक्शंस लेता है, ठीक है, और आप उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है।
इनकी सेटिस्फेक्शन होती रही। 1 साल की पटिशन जो थी, 1 साल की रिटर्न जो थी, वो इनके एक मेंबर ने कहा कि जी ये गलत है, इसके अंदर ये जो फिगर है ये गलत है, ये इसके अलावा अकाउंट्स है, ये इसके अलावा पैसे आए हैं, मैं इसका कस्टोडियन रहा हूँ, इनसे पूछें ये क्या है। उसके ऊपर उन्होंने प्रोब की, स्क्रूटनी कमेटी बनाई। उसके जवाब में कहते हैं पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं पूछते। ओ भाई, हमारे खिलाफ अगर आपके पास कोई फॉरेन फंडिंग का केस है, कोई सबूत है, तो ज़रूर दो, आपका हक है। इलेक्शन कमीशन हमसे पूछे, चाहिए 1 मिनट, जरा 1 मिनट दीजिए। इलेक्शन कमीशन हमसे पूछे, हम जवाब देंगे। इसी तरह मुस्लिम लीग के खिलाफ अगर आपके पास कुछ, किसी के पास है, उनका हक है, इलेक्शन कमीशन को दीजिए। इलेक्शन कमीशन हमसे पूछे, मैं क्या पीटीआई को जवाब दूंगा? और फिर ये कि जी आप उनका केस हमारे साथ क्यों नहीं सुनते? नहीं, वो भी तो इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन सवाल ये है कि बाकी क्या जमातों से भी पूछे। कोई सबूत उनके खिलाफ। तो एक बात बेसिक समझिए, जो रिटर्न्स फाइल हुई उसमें जो गलतियां थीं, जो गलत बयानी थी, जो छुपाया गया पैसा था, जो इरेगुलरिटी थी, इलीगैलिटी थी, उसकी निशानदेही की गई उस सबूतों के साथ। इनके अपने मेंबर ने, अगर हमारे खिलाफ इनके पास सबूत है तो दें, अगर मुस्लिम लीग के खिलाफ उनके पास सबूत है तो दें। ये कहना कि इनके केस क्यों नहीं, भाई कौन सा केस? अगर हमारे खिलाफ कोई केस है तो करो। अगर आपके अकाउंट्स जो माजी में आए वो इलेक्शन कमीशन देख लेता है, जैसे आप फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उसमें कोई एनॉमली नहीं है सर, इलेक्शन कमीशन याद रखिए, हमें कोई एतराज नहीं है। That's what I'm saying. नहीं 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 नहीं, एक और बात समझिए, सारी जमातों की रिटर्न्स जाती हैं, इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर अपनी सेटिस्फेक्शन करता है, तब वो फाइल होती हैं। उसके बाद एक मेंबर उठता है, वो कहता है फलां पार्टी की, पराचा साहब ने भी रिटर्न दी, कमर जमान ने भी रिटर्न दी, फलां बंदे ने भी रिटर्न दी। कायरा ने एक रिटर्न दी है जिसमें उसने फलां फलां कंसीलमेंट की है, इसके पास ये एसेट्स है, वो सबूत साथ दे देता है। अब मैं कहता हूं कि नहीं, मेरा तो इस्तेकाल कर रहे हो, पराचा साहब का भी करो। भाई पराचा साहब के खिलाफ सबूत है तो दो। मुझे आपकी बात समझ आ रही है, आइडिया मेरे ज़हन में आ रहा है जो आप फरमा रहे हैं, बट अगर पीटीआई इंसिस्ट कर रही है और सिर्फ इस वजह से, ये बिगड़ा बच्चा है सिर्फ इस वजह से इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं, वो कहते हैं कि सबको बराबर नहीं देखा जा रहा। नहीं, आप फिर तय तक नहीं जा रहे। आप जो कह रहे हैं मुझे कोई एतराज नहीं करें, मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, देखिए, नहीं ऐसा ठीक नहीं है। मैं कह क्या रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तो अपने रिटर्न्स दे दिए, ठीक है, आपने भी दे दिए, बिल्कुल आपके सही है। खिलाफ एक बंदे ने आके सबूत दिए कि आपने गलत रिटर्न दिए, क्योंकि वो उनके खिलाफ हो गया ना। मेरे खिलाफ अगर आपके पास सबूत हैं तो करें, ओके, इलेक्शन कमीशन के पास हैं तो करें। मैं आज ओपन मीडिया में कह रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में किसी के पास कोई सबूत है, जाओ इलेक्शन कमीशन को दो, मेरे खिलाफ सबूत दे आओ। तो ये लेकिन सवाल ये है, हबीब ने क्या दिया था इलेक्शन? कुछ नहीं है जी, एक PPP, एक 3P नामी एक फर्म है जो कोई अमेरिका में, अच्छा, वहाँ पे वो पॉलीप्रोपिलीन का प्राइवेट लिमिटेड टाइप को उसका है काम, उसकी सारी डिटेल हमने दी है इलेक्शन कमीशन। हमसे सवाल तो करें, वो तो सिर्फ गालियां दे रहे हैं ना। उनका काम तो सिर्फ ये है कि आज वो इलेक्शन कमिश्नर जिसको कल उन्होंने खुद लगाया था, अब वो कहते हैं मैंने नहीं लगाया, मुझसे लगवाया था एस्टेब्लिशमेंट ने। जरा गौर करें क्या कह रहे हैं। मतलब आप उस पर आप कह रहे हैं कि मैंने लीडर ऑफ द अपोजिशन से भी मशावरत नहीं की, मुझे उन्होंने, किसने कहा, नाम दो उसका। और अगर आपने किसी के कहने पे भी किया तो इलीगल किया, आपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। आज खुदा का खौफ का समझिए, सही है क्या? क्या कह रहे हैं? मुझे चर्चा ब्रेक लेना है नादरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मुल्क में जो अफरा तफरी का एक तासर पाया जा रहा है, तकसीम अब हमारी मदीना तक पहुंच गई, मैं ज़रूर बात करना चाहता हूं, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, जिस तरह के बयानात आते हैं, इवन मदीना जाने से पहले मुस्लिम लीग नून कह रही है, आप यानी अब तो हुकूमत है, आप कह रहे हैं कि शेख रशीद ने ऐसा बयान दिया था। राना सनाउल्लाह ने तो आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं नहीं करना चाह रहा। क्या वाकई आज की हुकूमत समझती है कि जनाब इमरान खान हों या उनके साथी हों, शेख रशीद हों, ये मुल्क को सिविल वार में धकेलना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो पहले तो इस इशू पे आ जाइए। जो कुछ कहा गया, खान साहब ने भी कहा, शेख रशीद साहब ने भी कहा, इनके बाकी वज़रा ने भी कहा, ये जा रहे हैं उनके साथ, लोग इनके साथ ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये वही काम है राजा साहब जो ख़ुद इमरान खान साहब ने कहा कि इनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकेंगे, इनके बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे। ये नूर आलम बाहर निकल के देखे, वोट मांगने जाए, मैं देखूंगा उसके लोग उसके साथ क्या करते हैं। आप लोगों को शय दे रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं।
जब एक पार्टी का सरबराह, एक साबिक वजीर आज़म, वो नफ़रत की इतनी आग में जल रहा है कि वो समझता है कि या मेरे साथ रहो या दुनिया से ख़त्म हो जाओ, मैं तुम्हें एलिमिनेट कर दूंगा। वो कहता है कि मेरी जमात रहे, बाकी जमातें ख़त्म हो जाएं। वो कहता है कि एक मैं हूँ, एक मेरा नज़रिया सच्चा है, बाकी सारे झूठे हैं। यार इस सोच के साथ क्या ज़िंदा रहा जा सकता है? क्या कोई समाज इस तरह कायम रह सकता है दुनिया में? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मदीने वाले का नाम तो पता नहीं किस तरह लेते हैं, तौज़ बिल्लाह कोई गलती ना हो जाए मुझसे, ये बार बार जिक्र तो करते हैं मदीने का। अब खुदा के बंदो, मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो कुफार भी जाते थे, उनके पास दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भी जाते थे, वो सबके लिए अमान और अदब के साथ बातें करने वाले थे। उधर अखलाक के तो नमूने थे। ऊंची आवाज में बात करना ही मना है। किस तरह कोई जुर्रत कर सकता है? आपने जो सीखा, जो मेरी ट्रेनिंग है, मैं वही करूंगा ना। अच्छा, लेकिन अब वो अपनी केस की बुनियाद रखते हैं। वो कहते हैं कि एक गैर मुल्की साजिश हुई, गैर मुल्की साजिश के तहत हमारी हुकूमत को हटाया गया, फ़लाँ फ़लाँ करैक्टर हैं। अब वो कहते हैं कि इमरान खान एक ख़त लिख रहे हैं सदर ममलिकत को और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि एक कमीशन बनाया जाए, उसकी तहकीकात करे। इसमें क्या हर्ज है? राजा साहब, पहली गुजारिश कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। दूसरी, एक ख़त लिखा पाकिस्तान के एम्बेसडर, उस पर बड़ी बातें हो चुकी, ठीक है, उसकी मैं तफसील में नहीं जाता। पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान साहब पहले तो कोई 15 दिन खामोश रहे, फिर उनको याद आया कि एक साजिश हुई है, मेरे खिलाफ कोई ख़त आया था, उसको ख़त को निकालो, फ़लाँ ख़त जो साजिश थी। फिर उसको एक डांडे मिलाए गए कि अपोजिशन का उस ख़त के साथ, उस गुफ्तगू के साथ रिश्ता क्या है कि 7 को वो ख़त आया, 8 तारीख को अदम एतमाद आ गई। अदम एतमाद हमारा 2020 का प्लान है, हमारे साथ पीडीएम बनते हुए प्लान था। पीडीएम खराब होते हुए जब हम उससे अलग हुए, उस वक्त इस बुनियाद पे अलग हुए, इसी एक बुनियाद। इमरान खान कहते हैं ना कि अचानक इत्तेहादियों के ज़मीर जाग गए। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। गुजारिश ये है प्राचा साहब, हम क्यों अलग हुए थे पीडीएम से? हम इसलिए अलग हुए थे, हम कहते थे अदम एतमाद करें, वो कहते थे इस्तीफे दें। ऐसे ही ये इशू था यार, ये इशू। इसके बाद हम इकट्ठे हुए, उनको वक्त ने सिखा दिया ना कि पीपल्स पार्टी अगर कहती थी कि सेनेट में इनका हिस्सा लो, वो कहते थे बायकाट करो, तो वो गलत फैसला था, हमारा दुरुस्त था। हमने कहा था बाय इलेक्शन में हिस्सा लो, वो कहते थे ना लो, हमने मजबूर किया, माने, वो अच्छा फैसला था। 11 सीटें अब वो अगर इस बात पे आ गए तो हमने 27 तारीख को कराची से चले बिलावल साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि इमरान खान, मैं पहुंच के तुम्हारा तिया पांचा करूंगा, तेरे खिलाफ अदम एतमाद लाऊंगा। खान साहब कहते हैं कि ये मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाए हैं, जलसे में कह रहे हैं, शुक्र किया है मैंने अल्लाह का, ये मेरे काबू आ गए हैं, अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ये सारी बातें करने के बाद जब वो अदम एतमाद की तहरीक आ गई, फिर कहा जी मेरे खिलाफ तो साजिश हो गई, फिर कहा पैसे लगे हैं, फिर उसके कंटेंट बदले। पहले कहा गया कि जी कहते हैं अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख फेल हो गई तो तल्लक ख़राब रहेंगे, अगर पास हो गई तो फिर तल्लक बेहतर हो जाएंगे, माफ़ कर दिया ना 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 ना, याद करिए, आप रिसर्च कराइए, पहले जो बातें की गई, अच्छा पहले वो यही कहा गया कि जी वो तल्लक बेहतर हो जाएंगे, फिर हमारे तल्लक बेहतर हो जाएंगे। ये जिस दिन खान साहब ने कौम से खिताब करते हुए आखिरी खिताब किया, उसमें कहा कि उन्होंने कहा माफ़ कर देंगे। ये माफ़ी लोगों के इस गुस्से को कि अच्छा हमें ये नहीं होता है, एक नैरो नेशनलिज्म, नैरो नेशनलिज्म, ये टैक्टिक्स हैं कि लोगों को प्लान कर रहा है ये टैक्टिक्स। फिर इमरान खान की सारी पॉलिटिक्स है ही नफरत, सारी पॉलिटिक्स कोई तो पीछे स्ट्रेटजी बनाता होगा, इनके पीछे इनके साथी होंगे। आजकल बड़ी फर्में हैं, बाहर की भी है, उन्होंने सुना बाहर की फर्में भी एंगेज की हुई हैं। अच्छा। इनका सोशल मीडिया जिस तरह करता है, वो मल्टीप्लायर फैक्टर के साथ काम करते हैं, खेलते हैं, सबकी गालियां मां बहनें करते हैं। अच्छा, ये जो कुछ आप पंजाब में पीपल्स पार्टी के उहदेदार भी रहे, वस्ती पंजाब के सदर रहे, अभी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से बार बार डेडलाइन दी गई, कल रात 12 बजे भी एक डेडलाइन थी, फिर आज भी ये मामला टेकअप हुआ। गवर्नर, सदर, स्पीकर, इनके दरमियान वजारत आला एक फुटबॉल बन के रह गई है। राजा साहब, 2002 में पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, ठीक है, थी, हमारे लोग तोड़ के पैट्रियट बनाए गए 21 बंदे तोड़े गए, ऐसे ही एक वोट की अक्सरियत से हुकूमत बनी थी जफरुल्लाह जमाली साहब की, वो भी इमरान खान साहब ने दिया, डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने दिया, मरहूम आदम तारिक को बुलाया गया, एक वोट्स, हाँ, एक वो वोट 21 डाल के। जी। हम काली पट्टियां बांध के असेंबली में गए थे, हमने जाके असेंबली में ये तो नहीं कहा था, हमने ये काम तो नहीं किया था, हमने आइन वायलेट तो नहीं किया था, मोहम्मद मदारी को मारा नहीं था। देखिए, गुजारिश ये है कि हमने जाके ये हरकतें नहीं की थी। हाँ, हमने एहतजाज किया, हमने जलसों में कहा, हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा, हमने एहतजाज किए, लेकिन
लिमिट के अंदर किया। हमने ये तो नहीं कहा कि हम तो इनको असम्बली में नहीं आने देंगे, हमने ये तो नहीं कहा कि इनको घरों में दाखिल नहीं होने देंगे। अब सवाल यह है कि खान साहब जब इस मिजाज के साथ चले हैं, क्या हुआ कौमी असम्बली में? मैं पहले कह रहा हूँ ना कि खान साहब ने कहा ये मेरे काबू आ गए हैं, मैंने अल्लाह का शुक्र, आपने सुनी है ना स्पीच, वो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया मेरे खिलाफत में एतमाद लाए, आपने सुना है ना खान साहब को ये कहते हुए। तो उसके बाद क्या हुआ, वो अदम एतमाद की तहरीक में वज़ीर आज़म का जो रोल था, उस पर जो स्पीकर साहब का रोल था, उस पर जो डिप्टी स्पीकर का रोल था, जिस तरह की उन्होंने रूलिंग्स दी, उसके ऊपर जो सदर पाकिस्तान का रोल था, फिर नई हुकूमत से ओथ लेने के ऊपर जो रोल था। प्राचा साहब, आप अपने ईमान से दिल पे हाथ रख के कहें, आप तजर्बाकार साफ़ी हैं, आपको किसी एक तरफ से भी ये कोई अच्छा इंसानी जज्बा लगता है? छोड़िए बाकी बातों को, इंसानी जज्बा लगता है मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से पे आ जाता हूँ। अर्ज यह है कि वहाँ पंजाब में क्या हुआ, अदम एतमाद हुई। जी यहाँ तो अदम एतमाद में आपके खिलाफ कोई, आपके जो आपके साथी थे उनका वोट इस्तेमाल नहीं हुआ ना, वहाँ आपके साथी आपको छोड़ गए। तो जो मुस्लिम लीग के छोड़ के मुस्लिम लीग को आपके साथ आए, उन्हें भी कहो ना वापस जाओ, 6-7 उनको क्यों लेके बैठे हो? उनको तो लेके बैठे, वो हमारे साथ आ गए। लेकिन वैसे ही है, एक उनका बाद में करते। सवाल ये है, ये क्या तरीका हुआ कि जो मेरे साथ आ जाए वो दूधो नहाए? यानी परवेज इलाही पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू है, मेरे साथ आ गया तो परवेज इलाही बड़ा अच्छा इंसान हो गया। लेकिन परवेज इलाही साहब कहते हैं कि जी वो नए वजीर आला का इंतखाब हुआ ही नहीं है सिरे से, तो हलफ कैसा? देखिए, गुजारिश ये है, ये बात फैसला परवेज इलाही साहब ने तो नहीं करना ना, ये फैसला तो करना है गवर्नर ने, ये फैसला तो किया है अदालत ने। राजा साहब, पंजाब के अंदर इलेक्शन की डेट आती है, नो कॉन्फिडेंस होता है, चौधरी साहब कैंडिडेट बनते हैं। पहले वो हमारे कैंडिडेट थे, छोड़ के उधर भाग गए। पहले तो वो, अब मैं कहता नहीं छोड़े, वो तल्ख सी बात है, लेकिन गुजारिश है वो चले गए। अब लोग खड़े हो गए, उस वक्त तक तो हमजा कैंडिडेट ही नहीं था यार, हमजा साहब कैंडिडेट बन गए। हम साहब ने कहा जी बिस्मिल्लाह, अब कैंडिडेट बने, पता चला लोग तो हमें छोड़ गए। जहांगीर तरीन ग्रुप को यार कल टूटा है, छीना ग्रुप को कल बना है, अलीम खान ग्रुप को कल बना है, वो हमजा शहबाज ने बनाए हैं, कोई शहबाज शरीफ साहब ने बनाए हैं, कोई पीपल्स पार्टी ने बनाए, वो तो ऑलरेडी बने हुए थे। सो उनके ग्रीवांसेस थे, किसी वक्त पे उन्होंने सामने आना था। अच्छा जी, इलेक्शन हो गया। अब इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ, उनका पहला सवाल तो ये है ही नहीं ना, पहला तो वो कहते हैं कि जी सबसे बड़ी तौहीन असम्बली की हो गई है, पंजाब असम्बली के अंदर पुलिस दाखिल हो गई, इससे बड़ा तो गुनाह हो ही नहीं सकता। यानी पुलिस दाखिल हुई किसके कहने पे? डिप्टी स्पीकर के कहने पे। क्यों दाखिल हुई? इसलिए कि असम्बली के अंदर चौधरी परवेज इलाही साहब खुद मौजूद थे, उनके अपने भर्ती किए हुए वो गार्ड मौजूद थे, उनके अपने भर्ती किया हुआ स्टाफ मौजूद था, और फिर उनके गुजरात मंडी बहालदीन से आए कुछ शोरफा, वो जो लॉबीज में बैठे हुए थे, उनको खुद बुला, अब देखा ना, वो खुद बुला रहे थे, आए, उनकी फुटेज मौजूद है। डिप्टी स्पीकर ने पुलिस को बुलाया, खुद तो नहीं आई ना, पहले आईजी को बुलाया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, उनको अदालत ने पाबंद किया था कि आपने अमन अमान कायम करना है। वो अगर अमन अमान कायम ना करते तो कत्लो गारत होती, वे ये चाहते थे। अब उसके बाद हुआ कि उन्होंने कहा जी हम ओथ नहीं लेंगे, नोटिफाई हो गया। गवर्नर के पास या सदर के पास ये कोई इख्तियार नहीं है। फिर चौधरी साहब, जो इसी से मैं एक चीज़ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, फिर मैं ब्रेक लेनी है मुझे, कि अब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब वो ऑन द रिकॉर्ड कह गए कि जी हमारे कुछ दोस्त कह रहे हैं, अभी फैसला नहीं किया, हमारे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि जिस तरह से अदालतों के साथ ये रवैया रखा जा रहा है गवर्नर की तरफ से, सदर की तरफ से, वो कहते हैं कि साबिक आइनी ओहदेदार या अब के जो हैं, इनके खिलाफ हम आर्टिकल 6 पर रेफरेंस भेजेंगे। पीपल्स पार्टी क्या सोचती है? पहले मैं अपना पहला सवाल ख़त्म कर लूँ। अर्ज़ ये है प्राचा साहब, केस चला गया अदालत में, ठीक है, आइन कानून रवायत कोई चीज़ लॉजिक ये कहती है कि अगर असम्बली की प्रोसीडिंग नोटिफाई हो जाती है तो गवर्नर उस पर अपना माइंड अप्लाई करेगा और वो कहेगा इलेक्शन सही हुआ है कि नहीं। है कोई कानून में गुंजाइश? है कोई सदर के पास ये इख्तियार? कोई इख्तियार नहीं है। इन्होंने कहा जी हम नहीं लेते क्योंकि जी वो प्रोसीजर ठीक नहीं हुआ। मामला अदालत में गया, अदालत ने कहा कि आप हलफ लीजिए, सदर साहब को कहा लीजिए। क्यों कहा? अदालत ने सारे अमल को लेजिटिमेट समझा, वो सारे का सारा अमल अदालत के हुक्म पे हुआ। वो इलेक्शन भी अदालत ने कराया था, उन्होंने नहीं कराया था। जी अदालत के हुक्म पे। दूसरा, उस सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर अदालत ने खुद न्यूट्रल अंपायर भेजे, फाफन को भेजा, पिलडैट को भेजा और बाकी इदारों को भेजा कि आप जाके ऑब्जर्वर के तौर पे, उनकी रिपोर्टें आई। उसके बाद अदालत ने कहा कि ये इलेक्शन प्रोसेस हो गया है, आप हलफ लीजिए।
अब अदालत उसको लेजिटिमेट मांग रही है और गवर्नर साहब कहते हैं मैं नहीं मानता। भाई खुदा का खौफ करो, किस कानून के तहत? और जब आपका ये रवैया हो कि आप कानून भी अपनी मर्जी का, इंटरप्रिटेशन भी अपनी मर्जी की, ताकत भी अपनी मर्जी की, अखलाक भी अपनी मर्जी का, तो ये फाशिज्म होता है प्राचा साहब, ये बर्बादी नहीं, होती फिर है। पीपल्स पार्टी फेवर करती है आर्टिकल 6 लगाने की। आर्टिकल 6 क्यों लगता है आइन तोड़ने पे? जी, एक मिलिट्री डिक्टेटर ने आइन तोड़ा था, उसने इमरजेंसी प्लस लगा दी थी। जी, जी। इससे पहले भी आइन 3 तोड़े गए, नवंबर 2007 को इससे पहले भी आइन तोड़े गए, लेकिन वो बदकिस्मती से पार्लियामेंट असेंबलियां उनको रेक्टिफाई करती रहीं। आइन तोड़ा जो असेंबली से रेक्टिफाई नहीं हुआ। जी, उसमें क्या था, उसने इमरजेंसी प्लस और असेंबली भी आप लोगों की थी 2008 से 2013 की सर, असेंबली में इंडेमनिफिकेशन नहीं दी हुई। इसको। जी, लेकिन उसमें क्या हम कहते क्या है कि इस शख्स ने आईने पाकिस्तान को खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के जो टोटल स्ट्रक्चर था जी, जी। उसको ख़राब किया है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की बुनियाद पे हमला हुआ है। ये शख्स गद्दारी का मर्तकब हुआ है आइन तोड़ने पे। एक होता है कि आपसे आइनी गलती हो गई है, रोज़ अदालतों में केस होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन होती है कि ये आइन के फलां क्लास के खिलाफ है, अदालत उस पर हुक्म देती है कि हाँ अगर खिलाफ है तो ये अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। यहाँ तो सीधा सीधा अदालत के हुक्म का भी और आइन का भी सीधा मजाक उड़ाया जा रहा है। और अगर एक मिलिट्री डिक्टेटर को इस बात पे आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है कि उसने आइन का खिलवाड़ करके पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को मुअत्तल कर दिया है, तो क्या ये मुअत्तल नहीं कर रहे? क्या ये वही हरकत नहीं कर रहे? मैं ब्रेक लेता हूँ चौर साहब। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ चीज़ें रह गई हैं हम चौर साहब के साथ टेकअप करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब आगे बढ़ते हैं, आपकी कोalition बनी है तो काली फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये कैसी सियासत है आसिफ अली जरदारी की कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को नून लीग में जम कर दिया है। अभी ठीक, उनका ख्याल होगा, सोचने दीजिए उनको मुबारक। जो आर्गुमेंट दिया उसको छोड़ दीजिए, उस आर्गुमेंट में इतनी जान है, उनको मुबारक बहुत। चले, जो आर्गुमेंट दिया जाता है बाकी लोगों की तरफ से भी कि पंजाब में पीपल्स पार्टी इन पॉलिसीज की वजह से ख़त्म हो गई, वो पॉपुलैरिटी नहीं रही पंजाब। मैं समझता हूँ, मैं फवाद के बयान को सिर्फ इतनी अहमियत देता हूँ कि उसको मुबारक हो सोचे। तो राजा साहब, इत्तेहाद होते हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मोहतरमा नुसरत भुट्टो शहीद ने भुट्टो साहब के शहादत के बाद उस वक्त जब MRD बनाई थी तो बहुत सारे सियासतदान वो थे जो उस वक्त ज़ियाउल हक के साथी बने थे। लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल कराने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए उन्होंने अपना इतना बड़ा गम दुख अपने सीने में डाला था और आगे बढ़ी थी। बीबी शहीद के साथ क्या कुछ नहीं हुआ था, सारा कुछ बर्दाश्त करने के बाद बीबी शहीद मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास चल के गई थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने। ये पहला सबक नहीं है। फिर 2008 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, वो मियाँ साहब के साथ उन्होंने कॉपरेशन की, जरदारी साहब उसके बाद आए। आज भी पाकिस्तान की ये ज़रूरत है, अगर हम माजी में खड़े होकर, नफ़रतों में खड़े होकर, तसादुम में खड़े होकर बातें करेंगे तो राजा साहब एक सबक है सारी दुनिया का भी और हमारा अपना भी, कि जब जब पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने इकट्ठे सर जोड़ के अपने इख्तलाफात को एक हद के अंदर रखते हुए इख्तलाफात को जोड़ा है, एक तरफ रखा है, ख़त्म नहीं होते वो, एक तरफ रखा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखा है, अपनी राय रखी है। 18वीं तरमीम हुई है, उससे पहले आइन बना है, NFC हुआ है और इत्तेफाक राय से पाकिस्तान मुस्तहकम हुआ है, पाकिस्तान में बेहतरी आई है। अब आपकी हुकूमत का क्या मुस्तकबिल है? इसका मुस्तकबिल है कि हम इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में कोशिश कर रहे हैं कि जो करंट इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस करते रहें और साथ ही साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कराएं और इलेक्शन की तरफ जाएं। इलेक्शन कब चाहते हैं? सर इलेक्शन जितना जल्दी पॉसिबल, मेरी राय में तो उतनी जल्द हो जाना चाहिए, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है और दुरुस्त कह रहा है कि उनके पास 6-7 महीने से कबल इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ आईनी तकाज़े हैं। ये जो PTI कहती है, यानी तकसीम जिस बुनियाद पर है, वो कहते हैं कि जी इसका अब हल यही है। आपको याद है उन्होंने कहा कि जिन्होंने गलती की हमारी हुकूमत हटाने की, अब गलती का अदाला यही है कि फौरी इलेक्शन करवाए जाए। अच्छा, सब झूठ बोलते हैं, नहीं चाहते वो तो सिर्फ इमरान खान नहीं चाहते, वो तो सारी कौम से झूठ बोल रहे हैं। नहीं, वो तो बार बार कहते हैं फौरी इलेक्शन। सुने वो कहते हैं मसाइल का हल फौरी इलेक्शन। मैं बताता हूँ ना आपको, सिर्फ क्या कौमी असम्बली का इलेक्शन कराना है? पंजाब असम्बली से इस्तीफे दिए उन्होंने, KP असम्बली से इस्तीफे दिए उन्होंने,
सिंध असम्बली से तो मसला बना ही मरकज में था ना, इमरान खान की हुकूमत तो मरकज वो में वजाहत करें ना, इलेक्शन नहीं चाहते वो। सिर्फ इमरान खान की हुकूमत एक जगह नहीं है, 5 हुकूमतें बनी थी। हजूर वाला, अगर आपने इलेक्शन कराने हैं इस टंटे को, अगर इमरान खान की बात में कोई ज़रा भी वजन है तो फिर ये है। सो एक तो पहली बात ये है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, वो कोई नहीं चाहते। दूसरी बात, वो सिर्फ कौम को चीट करना चाहते हैं, जिस तरह वो बाकी मामलात में करते हैं। अगली बात यह है, ओके आप ये चाहते हैं तो फिर आपने खुद इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया कि हम ईवीएम में नहीं ईवीएम में नहीं, आपने वो ईवीएम वाला तो टंटा वैसे अलग है ना। इन्होंने पाबंद किया कि हम हल्का बंदी उसका करेंगे मरदमशुमारी का काम शुरू किया। जब मरदमशुमारी शुरू हो जाती है, हल्के रुक जाते, यकीन था ना कि वो अगले देखिए साल ना तक प्राचा हुकूमत में रहेंगे। साहब, गुजारिश ये है अगर मसले का हालिया था तो अपने दौर में करा लेते, 8 तारीख से पहले करा लेते, ऐलान कर देते। प्राचा साहब एक और बात समझिए, इलेक्शन क्या चाहते हैं वो? कहते हैं इलेक्शन परसों हो जाए। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो पिछला 2018 का इलेक्शन 2018 का इलेक्शन था, वो इलेक्शन वन टाइम वेवियर लिया था पार्लियामान ने आइन से 2/3 अक्सरियत के साथ, कि 2017 का जो सेंसस है उसको अबूरी तौर पे मानते हुए एक दफ़ा हल्का बंदियाँ करके इलेक्शन करा दो। उसके बाद अगर वो पहली वाली हल्का बंदी वो सेंसस मान लिया गया तो फिर दोबारा हल्का बंदी देख लेंगे, और अगर नया सेंसस हुआ तो हल्का बंदी होनी है। हजूरे वाला 17 के बाद आपने 2022 में इस हुकूमत में, मैं हुकूमत के मुस्तकबिल का पूछ रहा हूँ, मैं सर वही इस तो हुकूमत ने 2011 में एग्री किया कि हम सेंसस कराएंगे। उसके बाद हल्का बंदी नहीं हुई, अब सेंसस नहीं हुआ, अब हल्का बंदी इलेक्शन कमीशन की मजबूरी है। लास्ट क्वेश्चन कार साहब, लास्ट क्वेश्चन, मैं आपकी हुकूमत का मुस्तकबिल पूछ रहा हूँ। आप कहते हैं क्विकेस्ट पॉसिबल जल्द इलेक्शन हो जाए, नून लीग कहती है कि पूरे टाइम पे इलेक्शन होंगे, शेख रशीद कहते हैं कि ये भी तो 4 वोटों पे हुकूमत खड़ी है ना, और वो भी इत्तेहादियों के। तो शेख रशीद साहब को हक हासिल है, वो हमारी हुकूमत गिराने की कोशिश कर लें, वो साजिशों की तरफ ना जाएं, वो भड़कों की तरफ ना जाएं, वो आए मैदान में, वो कहें अपने लीडर से कि आओ, हम तो पार्लिमानी वे से आते हैं ना, हम तो कराची से चले, एक पत्थर नहीं मारा, एक पत्ता नहीं तोड़ा, 10 दिन मार्च करते हुए इस्लामाबाद आए, 7 तारीख को पहुंचे, कोई हंगामा, आपके रास्ते की कोई रुकावट, पाकिस्तान के लोगों को कोई तकलीफ, कोई नुकसान। 8 तारीख को हमने असम्बली में जाके रेजोल्यूशन दे दिया कि ये अदम एतमाद करते हैं। उसके बाद तो जो कुछ हुआ इस हुकूमत ने किया, जो कुछ किया पीटीआई ने किया, ख़राबी की असम्बली के अंदर की, आइन वायलेट किया, कानून वायलेट किया, बदतमीज़ियाँ की, जो कुछ किया। और आज जो तातल पंजाब में और तमाशा लगा हुआ दुनिया में इस डेमोक्रेसी का, इस गवर्नेंस का, वो किसने किया है? पीटीआई ने। हम तो सिर्फ आइन के दायरे के अंदर, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अमन से अपना एक डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान, आज हमारे रूबरू थे। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।